Again, you are welcome. Today we will take the last moment, राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट में जो सबसे अंतिम आंदोलन है, दैट इज़ द नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर के इसके बारे में हम बात करें, एक बार हमें चर्चा करनी होगी यहाँ कि अभी तक जितने भी नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट की हमने बात की, गैर राजनीतिक आंदोलन, ये सभी आंदोलन क्यों खड़े हुए, इसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। चाहे बात करें हम आपके, सबसे पहले हम पैंथर्स मूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, जो दलित का मूवमेंट था। उसके बाद में हम भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर आप जो ताड़ी के विरोध में एक आंदोलन चला आंध्र प्रदेश में, उसके बारे में। ये सभी आंदोलन जो गैर राजनीतिक आंदोलन थे, अपने आप में जो देश के अंदर, आपके समाज के अंदर जो प्लान ऑफ डेवलपमेंट, विकास का मॉडल भारत ने चुना था, उसकी कमियों को उजागर करते हैं। हम पहले आंदोलन से बात करें तो दलित पैंथर्स का मूवमेंट, ये आंदोलन ये अपने आप में दिखाता है कि समाज के अंदर सोशली डिस्क्रिमिनेटेड क्लास है, जिनको इक्वल डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। उनको समाज के अंदर समान आर्थिक विकास की बात करो या सामाजिक विकास की बात करो, वो अवसर नहीं मिला है, इसलिए आपका दलित पैंथर्स मूवमेंट खड़ा हुआ। दूसरे आप बात कर सकते हो भारतीय किसान यूनियन का बीकेयू मूवमेंट आंदोलन। बेसिकली कृषि क्षेत्र को कैसे हमारे देश में नकारा गया, उसके अगेंस्ट में आंदोलन था। कृषि क्षेत्र की जो अनदेखी की गई, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में कृषि क्षेत्र को जो नकारा गया, उसकी वो उजागर करता है कमियां। इसके बाद में जो आंदोलन ताड़ी के विरोध में एक शराब के खिलाफ था, ये भी अपने आप में जो आर्थिक विकास के लिए सरकारें, अलग अलग सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ, कि समाज के अंदर बुराइयों को नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन उनका पर्पस रेवेन्यू कलेक्शन पे होता है। जैसे शराब से मिलने वाले जो राजस्व को लेकर, रेवेन्यू को लेकर समाज के अंदर क्या बुराइयां आ रही हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज फिर हम इसी कड़ी के अंदर, इसी श्रृंखला में द नेक्स्ट मोमेंट विच इज़ योर नर्मदा बचाओ आंदोलन, हिंदी और इंग्लिश में इसको इसी नाम से बोला जाता है, सेव नर्मदा आप बोल सकते हो। तो ये आंदोलन बेसिकली एक नर्मदा नदी के बारे में आपने तो सुना होगा, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, और ये नदी आपके भारत के पश्चिम में गल्फ ऑफ खंबात में जाकर समुद्र में मिल जाती है। ये नदी जो है अपना सफ़र मध्य प्रदेश से स्टार्ट करती है, और महाराष्ट्र कुछ क्षेत्र, और उसके साथ ही फिर गुजरात से इनफैक्ट ये अरबियन सी में मिल जाती है। तो इस सफ़र के दौरान इसके ऊपर, इस नदी के ऊपर देश में आप कह सकते हो कि देश के शुरुआती दौर में ही एक सपना देखा गया था। चाहे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इसको सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के नाम से भी नाम दिया गया, ठीक है ना। ये 1961 एंड ऑनवर्ड्स की बातें हैं, तब ही एक सपना देखा गया था कि एक मल्टीपर्पस डैम बनाए जाएं। इन बड़ी नदी या इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, चाहे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो
या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो इसके सफ़र के दौरान 1312 किलोमीटर के लगभग का सफ़र तय करती है गल्फ ऑफ खंबात में मिलने से पहले। इस सफ़र के दौरान इस नदी के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट रखे जाने की मेगा प्रोजेक्ट, वो अपने आप में बड़े प्रोजेक्ट थे, मल्टीपर्पज़ थे, उनकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी। उनसे बहुत सारे सपने देखे गए कि बिजली भी हम पैदा कर लेंगे, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी बनाएगा, और इसके साथ में इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है, जो देश के अंदर सिंचाई के लिए पानी की जो आवश्यकता है वो भी पूरी करेगा। साथ ही हम ये भी देख रहे थे कि किसी क्षेत्र में अकाल होता है, कहीं पे फ्लड आती है, तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए अल्टीमेटली ये एक सपना देखा गया था, दैट वाज ऑफ द मल्टीपर्पज़ डैम, ठीक है ना। और इसको मध्य प्रदेश में इसको नर्मदा के नाम से बोला गया, नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट, और अगर गुजरात में बात करें तो इसको नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के नाम से। और ये अपने आप में दोनों बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहे, मल्टीपर्पज़, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। मल्टीपर्पज़ का मतलब बहुउद्देश्य, बहुउद्देश्य का मतलब इसी डैम से हमने बिजली की पैदावार को भी बढ़ाना था, जो पूर्ति कर सके बिजली की आवश्यकताओं की। साथ ही हम ये भी देख रहे थे कि जो ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्या है, उसकी समस्या का यहाँ से निदान हो जाएगा, इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, और साथ ही किसी क्षेत्र में कभी अकाल पड़ता है, कहीं पर बहुत फ्लड की सिचुएशन आती है, तो ये सभी समस्याओं को ध्यान में रख के, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी एक सपना था, तो इसको इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इसको पूरा करने की काम किया गया। लेकिन ये आंदोलन इससे कुछ आप कह सकते हो कि विशेष वर्ग इस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से, जो विकास के ये जो परियोजना थी, इससे कुछ लोगों को नुकसान भी हो रहा था। they were to be displaced from their original inhabitants, जहाँ पर वो रह रहे थे। जैसे जैसे इस बांध की ऊंचाई को बढ़ाए जाने के बारे में बातें किए जाने लगी, तो जो आप कह सकते हो कि एक क्षेत्र होता है, बांध की हर फिट ऊंचाई को बढ़ने के साथ में आसपास के इलाके की जो आगे का सबमर्ज होने का खतरा बढ़ता जाता है। एक आंकलन किया जाता है कि अगर इतना ऊंचा बांध होगा तो कितने किलोमीटर तक के दूर के गांव, अगर कुछ ऐसा कुछ हादसा होता है तो डूब जाएंगे। तो ऐसी समस्याओं को लेकर मेधा पाटेकर, सोशल एक्टिविस्ट, अपने आप में काफ़ी एक प्रसिद्ध नाम हमारे देश में, उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया 1980, अर्ली 1980 बोल सकते हो, 1985 की बात है, जब ये प्रोजेक्ट रखा जाना था, तब ही से उन्होंने इसका विरोध कर दिया। विरोध अपने आप में वाजिब भी था अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए, लेकिन हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को, जो एडवोकेट्स हैं इसके फेवर में बातें करने वाले हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे। साथ में हम नर्मदा बचाओ प्रोजेक्ट के फेवर में जो बोलने वाले थे, नहीं चाहते थे कि ये डैम बने, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख के बात करेंगे। उसके बाद में आप अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू भी तैयार कर सकते हो। तो पहले तो इसके बैकग्राउंड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ, इस प्रोजेक्ट में बेसिकली नर्मदा वैली में जो सेंट्रल इंडिया के अंदर है, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पहाड़ हैं। आप कह सकते हो कि सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वत के बीचों बीच ये नदी, ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हुई जाती है। सभी नदियाँ ज़्यादातर पश्चिम से पूर्व की तरफ बहकर आती हैं, क्योंकि ढलान हमारे देश का जो ये क्षेत्र है उसका इसी तरह से है। लेकिन नर्मदा, तापी और माही 3 नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती हैं, और बाकी छोटी नदियां हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये नदी है नर्मदा वैली की बात करें सेंट्रल इंडिया में। प्रोजेक्ट के अंदर क्या प्लान किया गया था, 30 बड़े डैम बनाए जाने थे, 135 मीडियम साइज के डैम
और 3000 स्मॉल डैम बनाए जाने थे, ठीक है ना। कहाँ पे बनाए जाने थे? नर्मदा नदी के और इसकी सहायक नदियों के ऊपर, दैट फ्लो अक्रॉस द 3 स्टेट्स, जो 3 स्टेट से, तीनों स्टेट जहाँ से ये नदियाँ होकर गुजरती हैं उनके बारे में मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूँ, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर गुजरात की बात करें। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बेसिकली इट वाज लोकेटेड इन दी गुजरात, ठीक है ना, और नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ये जो है मध्य प्रदेश का है। और ये दो बड़े अपने आप में बहुउद्देशीय परियोजना हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर, प्लान के अंदर इंक्लूड थी। अब हम बात करेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चला। वो नर्मदा की बचाने की बात करते हैं, बेसिकली इसके नाम से ही पता लगता है। और ये जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट का जो तरीका है, विकास के लिए जो तरीका भारत ने चुना है, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं, ठीक है ना। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्स के जो एडवोकेट्स हैं, जो इनके फेवर में हैं, नर्मदा प्रोजेक्ट की बात करें, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात करें, जो इनके फेवर में बोलते हैं कि ये बनना चाहिए बांध, इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, उनकी भी ज़रा बात सुन लेते हैं। वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि इट विल बेनिफिट द ह्यूज एरिया ऑफ द गुजरात एंड द 3 एडजॉइनिंग स्टेट्स। इससे ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो नर्मदा नदी के ऊपर हो रहे हैं, बन रहे हैं, इससे तीनों राज्यों को, गुजरात के साथ, गुजरात के अलावा और 3 राज्यों की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो इनके जो किसानों को या फिर किसानों के साथ में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ के साथ साथ में ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है, इवन प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटीज़, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है। साथ ही जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे फ्लड को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही जहाँ पर अकाल की परिस्थितियाँ बनती है, उस अकाल की स्थिति में वहाँ पर पानी पहुँचाया जा सकता है, राइट। तो ये तो हम बात कर रहे हैं जो इनके फेवर में बोलते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट विच इज़ गोइंग टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। और जो इनके अगेंस्ट में बोलते हैं उनके बात को भी हमने नज़रअंदाज नहीं कर सकते। द प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम 245 विलेजेस फ्रॉम दिस स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट सबमर्ज्ड। अब वो बोलते हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं कि अगर ये डैम बनते हैं तो लगभग 245 गांव हैं वो इसके क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं, जो एक डूबने की कगार पे होंगे, राइट। और उसके लिए रीलोकेशंस की ज़रूरत होगी, उनको दूसरी जगह पे हमको रीलोकेट करना पड़ेगा। एंड अराउंड 2.5 लाख पीपल्स फ्रॉम दिस विलेजेस, कितने लोग? 2.5 लाख के लगभग लोगों को रीलोकेट, एक जगह से उनका विस्थापन करना होगा, दूसरी जगह उनको ले जाना होगा। तो इश्यू ऑफ रिलोकेशन एंड प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल वर फर्स्ट रेज्ड बाय द लोकल एक्टिविस्ट। ये जो समस्या है सबसे पहले उनके स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से उठाई गई। फिर बाद में अंडर द बैनर ऑफ द NBA, नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक कलेक्टिव वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है नर्मदा बचाओ। मेधा पाटेकर की मैंने बात की है, उसमें बाबा आमटे भी, अरुंधति रॉय और कभी कभी आमिर खान का भी नाम लेते हैं। तो ये सभी इस आंदोलन में मेन एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में डिबेट और स्ट्रगल्स, क्या वाद विवाद है। तो पहला तो हमने जैसे कि आपसे बात ही की थी कि एफिकेसी ऑफ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई ये जो विकास का जो तरीका चुना गया है ये कितना उपयोगी है, इसकी उपयोगिता के ऊपर में सवाल उठते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड पब्लिक इंटरेस्ट, और आखिर ये भी सोचा जाने की एक ज़रूरत पड़ती है कि पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है आज के दिन, ठीक है ना। क्या पब्लिक इंटरेस्ट मतलब आप बात करो कि सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम कुछ लोगों की ज़िंदगी को जोखिम में डाल दें। जैसे कि हम वो 245 विलेजेस की अगर बात करते हैं तो पानी मिलेगा कुछ गाँव को, पीने का पानी मिलेगा, बिजली का उत्पादन होगा, ये बात एक तरफ है। लेकिन मेधा पाटेकर
या फिर इस आंदोलन के एडवोकेट्स हैं, उनका कहना है कि बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस डेवलपमेंट सम ऑफ द उससे बाकी लोग क्यों अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालें। उसके बाद में ये एक बात करते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट हैं, देयर शुड बी अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, ठीक है ना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये है कि इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट को ऊपर खर्चा कितना किया जाने वाला है, और इसी प्रोजेक्ट पे नहीं, इससे पीछे भी जितने भी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हुए उनके ऊपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी लगी और उससे बेनिफिट कितने लोगों तक पहुंच रहा है। यही नहीं रुकी है मेधा पाटेकर, वो आगे और बड़ी ताकत के साथ में बोलती है कि सोशल कॉस्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। अब सोशल कॉस्ट को समझने की जरूरत है कि फोर्स रिसेटलमेंट, आप यहाँ से लोगों को एक से जगह दूसरी जगह पर सेटल करते हो, दैट कॉस्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड, ठीक है ना। जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, आप वहाँ से लोगों को उठाकर दूसरी जगह बसा रहे हो, तो दैट शुड बी इंक्लूडेड। इसके साथ साथ में उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड छिन जाता है, वो सब भी लगना चाहिए। बात करें कि कोई यहाँ पर काम कर रहा है, उनको नज़दीक में रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन आपने उसको 60 किलोमीटर दूर और जाने के लिए बोल दिया, अब उसका रोज़गार छिन गया। तो रिसेटलमेंट, लॉस ऑफ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनका कल्चर, सभ्यता, संस्कृति, उनके पड़ोसी और वो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज का अपने आप में जो वातावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, वो सब कंसीडर करने की बातें मेधा पाटेकर करती है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल अ सीरियस लॉस टू देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, culture, depletion of the ecological resources that should also be considered, ठीक है, during the cost analysis, cost benefit analysis। इनिशियली जो ये मूवमेंट है, ये डिमांड करता था कि प्रॉपर एंड जस्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑल दोज हु वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रोजेक्ट। शुरुआत में बात करते थे कि भाई उनका रिहेबिलिटेशन हो जाना चाहिए, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनको जो अफेक्ट हो रहे हैं इससे, ठीक है ना, उनको रिहेबिलिटेट करने की बात करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी मांगे कुछ और बढ़ती गई। द मोमेंट क्वेश्चन द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट गोज इन मेकिंग द मेगा स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एनबीए, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन अब इंसिस्ट करने लग गया, क्या लोकल कम्युनिटी मस्ट have a say in such decisions, they should also have the effective control over natural resources। कि जब भी कभी सरकार इस तरह के निर्णय लेती है तो जो लोकल कम्युनिटीज है उनकी राय को तवज्जो, इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। भाई ज़मीन है, जल है, रिसोर्सेज, जंगल है, उसके सबसे पहले उस जगह के बासिंदा जो रहने वाले लोग हैं उनका अधिकार है। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो तो सबसे पहले उनकी राय लिया जाना जरूरी है, राइट। तो इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक द वाटर, लैंड और द फॉरेस्ट किसका है? सबसे पहले लोकल कम्युनिटीज का है, राइट। द मूवमेंट आल्सो आस्क व्हाई इन अ डेमोक्रेसी शुड सम पीपल बी मेड टू सैक्रिफाइस फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि दूसरे लोगों को क्यों सैक्रिफाइस करना पड़े, क्यों त्याग करना पड़े। आप कुछ गाँव को पानी देंगे, कुछ को बिजली पहुंचाएंगे, कुछ लोगों की सिंचाई में मदद करेंगे प्रोजेक्ट ऑब्वियसली, बट इसके साथ साथ में ये भी देखा जाना है, इसके साथ में ये भी देखा जाना है कि हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको रिलोकेट किया जा रहा है। That should also be taken into the consideration while taking such decisions, and the people who are directly or indirectly are going to be affected by this project, there should be the opinion of these pupils may also be considered while taking the decisions, right? तो आर्ग्यूमेंट और एजिटेशन चलते रहे इसके खिलाफ, स्टेट बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्पेशली इन गुजरात। एट द सेम टाइम
point about right to rehabilitation has been now recognized by the government and the judiciary. सबसे बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन के बारे में अगर बात करें तो इससे सबसे बड़ा आंदोलन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि राइट टू रिहेबिलिटेट, कि अगर किसी कहीं पर ऐसा प्रोजेक्ट चलता है विकास की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज़ प्लान योजनाएं हैं, तो उनको जो एक अधिकार होगा वहाँ के बासिंदों को रिहैबिलिटेट करने का, रीलोकेट करने का, उनको सही जगह पे, सही ज़मीन पे, उनके रोज़गार, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स उनकी देखी जाएंगी। और नेशनल पॉलिसीज तैयार हुई बाय द गवर्नमेंट इन 2003 कैन बी सीन एज द अचीवमेंट्स ऑफ द मूवमेंट लाइक द NBA। तो ये इसका क्रेडिट नर्मदा बचाओ आंदोलन को जाता है कि जिससे एक राष्ट्रीय एक नीति तैयार होगी 2003 में फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द पीपल, ठीक है ना। और ये फिर हाउएवर इट डिमांड्स टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम वाज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय द मैनी। लेकिन अगर बात करें कि इनकी जो डिमांड है कि भाई ये कंस्ट्रक्टर का काम, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, इसके बारे में बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भैया दिस इज़ द प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसके ऊपर कोर्ट भी इनके फेवर में ही, सरकार के फेवर में डिसीजन देता है, गो अहेड दे देता है कि भाई ठीक है, काम जारी रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम शुरू रहना चाहिए। लेकिन सरकार को भी रिहेबिलिटेशन के बारे में भी कहता है कि सरकार को जो लोग हैं उनको विस्थापितों का दोबारा से रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। तो नर्मदा आंदोलन जो है कंटिन्यूअस सस्टेन्ड एजिटेशन फॉर मोर देन 20 ईयर्स, लगातार 20 सालों तक ये आंदोलन चलता रहा, ठीक है। और ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी का अपने आप में पार्ट कह सकते हो। किसी भी एक प्रजातंत्र में इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने का हमारा संविधान इजाज़त देता है। तो इसमें इंक्लूडेड द अपील टू द जुडिशरी फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ द सपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल लेवल। इसके साथ में ये भी बात की जानी होगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके सपोर्ट में, क्योंकि एक ऐसा टाइम आया था जब हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसे हैं वो वर्ल्ड बैंक से दिए जाने थे, और इतना वर्ल्ड बैंक के ऊपर एक दबाव इस आंदोलन का रहा कि वर्ल्ड बैंक की जो एक एग्रीमेंट था भारत सरकार के साथ, भारत सरकार को वो एक एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ा जो कि लोन वर्ल्ड बैंक से लेना था। तो आप इसकी सफलता का ही एक क्रेडिट हो सकता है, दे सकते हो। पब्लिक रैलीज इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट एंड द रिवाइवल ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ द सत्याग्रह टू कन्विंस पीपल अबाउट द मूवमेंट पोजीशन। ये अपने आप में आप काफ़ी देख रहे हो कि एक सत्याग्रह जैसे महात्मा गांधी ने चलाया था उसी तरह का एक आंदोलन था, पीसफुल आंदोलन था, इंक्लूडिंग द अपोजिशन पार्टीज। मतलब सबसे बड़ा इसका अगर देखा जाए, बहुत सारी उपलब्धियां तो हासिल की, बट देखा जाए तो नॉन गवर्नमेंटल जो काम, नॉन पॉलिटिकली काम करते रहे, राजनीतिक दलों का किसी का समर्थन इस आंदोलन को इतना कोई खास नहीं मिला, ठीक है ना। आंदोलन डिपिक्टेड ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिसंक्शन, और धीरे धीरे आंदोलन अपने आप में एक ख़त्म की तरफ पहुंच गया। बाय द एंड ऑफ द 90s, however, the NBA was not alone. There emerged many local groups in the movement that challenged the logic of the large-scale development project in the areas. अब ये खाली एक नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे बड़े आंदोलन चले जो इस तरह के इश्यूज़ को लेकर चल रहे थे। तो NBA became the part of the larger alliance of the people's movement that were involved in the struggle for the similar issues in different regions of the country. तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये एक सबसे बड़ा आंदोलन रहा। इस जितने भी आंदोलन रहे उनके अलायंस पार्टनर के रूप में देखा जाए। इस चैप्टर से हम कुछ लेसन सीख सकते हैं। उसके लेसन फ्रॉम द पॉपुलर मूवमेंट्स क्या क्या रहा कि हमें ये इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेटर नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, के प्रजातंत्र में राजनीति के बारे में समझने का हमको मौका मिलता है।
और हमें नॉन पार्टी मूवमेंट आर नीदर स्पोरेडिक इन नेचर नॉर दीज आर ए प्रॉब्लम। हमें ये भी स्वीकार करना होगा कि ये कोई समस्या नहीं है इस तरह के आंदोलन। इनफैक्ट और बहुत सोशल, राजनीतिक, सामाजिक देश के अंदर जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करने के आंदोलन, आपकी कुछ समस्याएं हैं वो सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं हो सकती है, उनसे निजात पाने के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन रखना प्रजातंत्र में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको इजाज़त देता है। और जितने भी पॉपुलर मूवमेंट्स हुए इन्होंने इफेक्टिवली रिप्रेजेंट किया डाइवर्स ग्रुप्स एंड देयर डिमांड्स। उनकी अलग अलग विभिन्न ग्रुप ने अपने अपने आंदोलन चलाए जिसके बारे में हमने बात की, ठीक है ना। अब इससे पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसअफेक्शन ऑफ दिस ग्रुप्स वर डेमोक्रेसी। अब देखो, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डीप सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये आंदोलन है वो जो एक समाज के अंदर विवाद है उसको कम कर देते हैं। आप कह सकते हो कि एक वैक्यूम मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हो, समाज के सामने बात रखते हुए आप सरकार के सामने आपकी बात पहुँचती है। नहीं तो इसके और नतीजे बुरे हो सकते हैं। तो अपने आप पीसफुली प्रोटेस्ट करने के जो अधिकार हैं, इससे critics of the movement often argue that the collective actions like the strikes, sit-ins, rallies disturb the functioning of the government। कुछ इस आंदोलनों का बुराइयां भी करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये सरकार के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको रोक देती है। रैली, धरने, जो भी जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं वो देश के विकास के लिए अच्छे नहीं हैं। डिसीजन मेकिंग को डिले करते हैं, डिस्टेबलाइज द रूटीन ऑफ द डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी के रूटीन के कार्य हैं उनको डिसस्टेबलाइज कर देते हैं। और सच एन आर्ग्यूमेंट इनवाइट्स ए डीपर क्वेश्चन, व्हाई डू दिस मूवमेंट्स रिजोर्ट टू सच असर्टिव फॉर्म ऑफ एक्शंस। इस तरह के काम क्यों किए जाते हैं इन आंदोलनों के द्वारा। वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट द पॉपुलर मूवमेंट हैव रेज्ड लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड हैव इन्वॉल्व लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। और हमने ये भी देखा कि इन सभी आंदोलन में लोगों का लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेशन रहा, जो कि प्रजातंत्र में एक डेमोक्रेसी में सभी का एक अधिकार भी है। द फ्रीक्वेंसी एंड द मेथड यूज्ड बाय द मूवमेंट सजेस्ट दैट द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी डिड नॉट हैव इनफ स्पेस फॉर द वॉइसेस ऑफ दिस सोशल ग्रुप्स। अगर बार बार इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं मूवमेंट्स, तो routinely functioning of the democracy did not have enough space and voices। डेमोक्रेसी के बारे में बोलते हैं कि इतने ज़्यादा इन सोशल ग्रुप की आवाज़ देने के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। तो दिस वर दी बेसिकली द लेसन विच वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर ओवरऑल। फिर एक और आंदोलन आएगा, हम बात करेंगे मूवमेंट फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। RTI एक्ट 2005 आप पहले भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। हम इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में उसके बारे में बात करने वाले। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।